मेंस की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो मैंने तो रिमेम्बरेंस पावर भी चेक की जाती है, आपकी आंसर राइटिंग स्किल चेक की जाती है। उसकी डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बुलेट पॉइंट्स के बजाय थोड़ा पैरा में भी लिख देते हैं कि आपका विदिन टाइम पेपर खत्म नहीं हो पाता और उसके बाद में भी मेरे क्वेश्चंस छूट जाते थे। स्टॉप वॉच लगाई, उसको ऑन किया और अपना आंसर मैं लिखता था। 2022 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने 743 मेरी रैंक आई थी उस टाइम पर। मोटिवेशन कह सकते हैं मेरे फ्रेंड में है। Okay. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निकिता एंड वेलकम टू अन अकेडमी। आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आज चारपाई पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ एक ऐसी जगह दैट इज़ उटावरा विलेज इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्यों आई हूँ? क्योंकि यहाँ पे हैं हमारे यूपीएससी सीएससी 2024 के रैंकर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट विभोर भारद्वाज हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 19 दिस ईयर। हाय विभोर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑल इंडिया रैंक 19। पहले भी आपकी रैंक आ चुकी थी एंड देन अगेन, मतलब क्या इतना क्या मोटिवेशन था, क्या आपका गोल था कि आपको दोबारा रैंक आने के बाद आपको प्रिपेयर करना पड़ा? उस पहले तो सबसे पहले इस जर्नी के बारे में बताइए। जी, मेरी यूपीएससी की जर्नी शुरू हुई थी 2021 में, जब कोरोना का टाइम एंड हो चुका था ऑलमोस्ट। और मेरी एमएससी मैंने फिनिश की थी, उसके बाद में मैंने तैयारी शुरू की थी। तो ये 2021 से शुरू हुई थी। 2022 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था और प्रीलिम्स मेरा हो गया था एंड सक्सेसिवली जितनी स्टेजेस होती हैं वो क्लियर होती है। तो मैंने 743 मेरी रैंक आई थी उस टाइम पर। तो तो ये फर्स्ट फर्स्ट था अटेम्प्ट की आप मेरा। बता रहे हो, जिसमें प्रीलिम्स पहले अटेम्प्ट में ही हो जी, गया? That's great. स्टार्टिंग थी मेरी हाँ, जर्नी की। उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा था ओके। और अभी ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और उसमें मेरी 19वीं रैंक आई। तो ऐसी क्या मोटिवेशन रही? क्योंकि जैसे कि अभी सर भी बता रहे थे कि आपकी फैमिली में कोई ऐसे है नहीं जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, तो आपकी कौन मोटिवेशन रही है? क्या आपने सोचा और कब सोचा आपने एग्जैक्टली कि आपको आईएएस बनना है या सिविल सर्विसेज करना है? मोटिवेशन कह सकते हैं मेरे फ्रेंड में है। ओके। तो मेरे फ्रेंड मतलब एमएससी में मेरे फ्रेंड आए, तो बीएससी में फ्रेंड्स थे, फिर वो एमएससी में आए। तो उनको भी मतलब उनका टच था यूपीएससी से, तो उनके साथ में मैंने तैयारी शुरू की थी। तो एक मोटिवेशन तो उनका था। दूसरा मोटिवेशन फैमिली का भी था कि वो शुरुआत से कहते थे कि आपको यूपीएससी की जर्नी में जाना है, आपको आईएएस निकालना है। तीसरा था कि जब ग्रेजुएशन में मैं था तो मैं एनएसएस में भी काम किया है, तो वहाँ से भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। क्लास में मैं ठीक ठीक था पढ़ने में, अच्छा। और स्कूल में भी ठीक था, और कॉलेज में भी मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था अपने हंसराज कॉलेज का फिजिक्स डिपार्टमेंट का, और एमएससी में भी मेरे ठीक ठीक मार्क्स थे। तो मतलब शुरुआत से जो जर्नी रही है वो थोड़ा एकेडमिकली मेरा ठीक रहा है। तो घर वालों को लगता था कि अगर स्ट्रॉन्ग है तो मतलब वी कैन डू इट, आई सपोज उनको ये लगता हो। ओके। तो फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है आपकी फैमिली में और आपके बचपन के बारे में, कैसा आपका बैकग्राउंड रहा है? मतलब वो सब कुछ अपना। फैमिली में इमीडिएट फैमिली में मेरे फादर है, मदर, और मेरी एक एल्डर सिस्टर है 2 ईयर एल्डर टू मी। और बाकी हमारा जैसे आप लोग देख रहे हैं, हमारे एक जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं। हमारे ताऊ जी, चाचा जी, हमारे 5 भाई हैं, तो सारे लोग साथ में सबके अलग अलग है, लेकिन एक देयर इज अ यूनिटी जो कि अभी काफ़ी मिसिंग रहती है, लेकिन सबके बीच में काफ़ी अच्छी यूनिटी है। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। जितना मोटिवेट हमारे पिताजी ने किया उतना ही ताऊ जी, चाचा जी ने भी उतना ही किया है। तो ये बैकग्राउंड है। बचपन हमारा इसी विलेज में रहा। ये जो पेड़ है नीम का, इसके नीचे 5-6 क्लास तक यहीं पे पढ़ाई हुई है हमारी। हम फर्श डाल के पढ़ते थे नीचे। और ओके। तो मतलब काफ़ी इंजॉयबल था। इसी में घर के बराबर में स्कूल है आपका, पढ़ रहे हैं और अपना काफ़ी इंजॉयबल था। और विलेज है तो आपको एक जो सिटी में मैं ज़्यादा रहा नहीं, तो एक तो आइसोलेशन वाला जो रहता है सिटी में कि आपको ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती। गाँव में क्या होता है, गाँव की पूरा गाँव एक फैमिली की तरह रहता है आपको। तो वो वाला जो फील मिलता है ना, वो आपको एक सोशल एनिमल बना देता है। सोशल एनिमल मीन्स कि आप सामाजिक प्राणी की तरह बिहेव करते हैं, तो यू डेवलप योर सोशल स्किल्स। तो वो जो मिला है मेरे को, वो अपनी फैमिली और इस विलेज से मिला है, जिसको मैं अभी भी आभारी हूँ। क्योंकि हम अभी घर ढूंढते ढूंढते भी आ रहे थे, जी। तो तब भी हमने पूछा कि ये घर कहाँ पे है, तो वहाँ पे एक शख्स मिले, वहाँ पे वो भी यही बोल रहे थे, अरे हमारा भतीजा है,
मैंने कहा आप उनके चाचा जी हो? हाँ जी वो मेरा मेरा भतीजा है। मैंने कहा सगे चाचा जी हो? कह रहे सगे क्या चाचा है ये। सो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि सब एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। हाँ पूरे एक फैमिली की तरह रहते हैं बिल्कुल। सो अगर हम तैयारी की बात करें तो कहाँ से आपने, अगर प्रीलिम्स जैसे बात करें तो प्रीलिम्स आपने फर्स्ट गो में ही क्रैक कर लिया था, तो उसमें तो कोई दो ही राय नहीं है, 3 अटेम्प्ट तीनों में प्रीलिम्स क्रैक। तो ऐसा क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी कि हर टाइम प्रीलिम्स पे हाथ रखा एंड फोड़ दिया उसको? वो बताइए। स्ट्रेटजी एज सच कोई मतलब यूनिक स्ट्रेटजी मेरी नहीं थी। जो सिलेबस रहता है आपका उसको उसके आपके नोट्स प्रीलिम्स के ऐसे मेरे कोई अलग नोट्स नहीं थे। ओके। मैंने जो तैयारी की थी वो मोस्टली मेंस ओरिएंटेड की थी। और जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी करता था तो जो मेंस का मटेरियल रहता है मैं उसको रिवाइज एटलीस्ट करता था, जो जो सिलेबस का टॉपिक प्री में आने वाला है। एथिक्स नहीं आता, ऐसे नहीं आता, तो उनको छोड़ के जो जो टॉपिक्स आपके ओवरलैप करते हैं मेंस और प्री में उनको पढ़ना, अच्छे से पढ़ लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सीक्वेंस मतलब जो मैंने फॉलो किया वो ये था कि आपने अपना कंटेंट जो भी तैयार किया, रिसोर्सेज तैयार किए, टॉपर्स की शीट देख ली, जो भी जहाँ से भी तैयार कर रहे हैं उसको आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं। और एक चीज़ की आप जो आपके पास PYQs हैं जो PYQs हैं वो आपके एज अ गाइड काम करते हैं, रेफरेंस काम करते हैं, जो कि मेन एग्जाम में प्रीलिम्स में मेरे एकदम एक्यूरेटली वो फंस गए थे एकदम से। तो वो था। बाकी टेस्ट सीरीज रहती है आपकी, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने टेस्ट काफ़ी लगाए थे, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैं ज़्यादा नहीं लगा पाया था क्योंकि मेरी एक साइकिल क्रिएट हो गई थी कि आपका इंटरव्यू हुआ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू था अराउंड अप्रैल था, उसके 1 महीना मिला था मुझे प्री तैयार करने के लिए, उसी 1 महीने में मैंने प्री तैयार किया था, तो उसका कुछ इंटरव्यू का बेनिफिट मिला। उस टाइम मैंने टेस्ट नहीं लगाए थे ज़्यादा। तो एक टेस्ट सीरीज, रिवीजन, PYQs और आपका जो स्टैटिक सिलेबस है उसको आप रखिए। मेंस की बात करें तो मेंस में क्या आपका ऑप्शन क्या था? मेरा ऑप्शन फिजिक्स है। अच्छा शुरू से ही वही था जी, 3 बार। ओके। सो मेंस में क्या आपने आपकी स्ट्रैटेजी रही है, और राइटिंग में क्या आप किस तरीके से आप लिखते थे, क्या डायग्राम्स कितना कहाँ यूज़ करना होता है कहाँ नहीं करना, तो वो सारी एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। मेंस का ना मैं एक बड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि मेंस में आपका एक तो रिमेम्बरेंस पावर भी चेक की जाती है, आपकी आंसर राइटिंग स्किल चेक की जाती है, और एक चीज़ चेक की जाती मतलब एक चीज़ होती है कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर आप उसकी डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके आंसर में कंबाइंड रहनी चाहिए। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा है तो आपको जो लिखना है एग्जामिनर को जो कन्वे करना है वो उसी में आपका आप फ्लो चार्ट के थ्रू, आप डायग्राम के थ्रू ये सारी अगर रखेंगे तो मतलब वो आप अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। अब ये एक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी डिफर करता है, इसमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होती कि जैसे हिस्ट्री का अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसका डिफरेंट तरीका है। तो अगर हिस्ट्री में लिखता था मैं तो जैसे आर्ट एंड कल्चर का है तो आप काफ़ी उसमें एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, बुलेट पॉइंट्स के बजाय थोड़ा पैरा में भी लिख देते हैं, जिससे कि जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन है वो अच्छे से एड्रेस हो जाती है। बाकी मैंने जो यूटिलाइज़ किया था आंसर राइटिंग में एक तो दो चीज़ें, एक तो होता है टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस करना, तो वो मैंने किया था, और दूसरा रहता है आपका एक सेल्फ एवेल्युएशन। मेरे साथ इशू क्या आ रहा था, मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ में इशू रहा होगा कि आपका विद इन टाइम पेपर ख़त्म नहीं हो पाता। पहला टेस्ट मेरा 4 घंटे में ख़त्म हुआ था और उसके बाद में भी मेरे क्वेश्चंस छूट जाते थे, मतलब कंप्लीट पेपर नहीं हो पाता था। तो उसके लिए मैंने अभी थर्ड अटैम्प्ट में क्या किया था कि टेस्ट सीरीज़ तो मैं दे ही रहा हूँ, फिर मैं क्या करता था जो अपने टॉपर्स हैं, श्रुति शर्मा मैम हो गई या अदर टॉपर्स हैं, उनकी शीट ली, स्पेशली स्टैटिक टॉपिक्स। तो जो मैंने रिवाइज़ किया हुआ है मैंने उनका क्वेश्चन पढ़ा, साथ में एक स्टॉप वॉच लगाई, उसको ऑन किया और अपना आंसर मैं लिखता था। देखता था कि जो पर क्वेश्चन टाइम होता है उसको एक्सीड तो नहीं कर रहा है मेरा आंसर, या पहले हो रहा है बाद में हो रहा है, उस तरीके से किया। फिर एक स्ट्रेटजी और लगाई कि या तो मेरी लिखने की स्पीड तो स्लो नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एज इट इज़ उसको कॉपी किया, जो भी उन्होंने लिखा है उसको देख देख के मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो उससे मेरे को पता चला कि मतलब टाइम एक्सीड कर रहा है, क्यों कर रहा है, मेरी लिखने की स्पीड तो स्लो नहीं है। और इस तरीके से मतलब मैंने आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस किया। मेंस की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, और साथ ही साथ में जो रेफरेंस बुक्स होती हैं दोनों को कंबाइन करके किया था। लेकिन कोचिंग के जो नोट्स रहते हैं, कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वो सफिशिएंट नहीं था, इट वॉज जस्ट अ बेस।
उसके ऊपर आपको तैयार करना पड़ता है। अब उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो इतने सारे स्कैटर्ड हैं कि आपको समझ नहीं आता कहाँ से करें। तो हमारे जो श्रुति शर्मा मैम है, इनके नोट्स को मैंने काफ़ी यूज़ किया है। फर्स्ट में नहीं कर पाया था, सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में मैंने इनको बहुत अच्छे से यूज़ किया है और बहुत अच्छे उनके नोट्स हैं, काफ़ी 2-3 लोगों ने मिलके बनाए हुए हैं, उनको मैंने यूज़ किया था। और डेटा, फैक्ट्स, कमीशन, कमिटीज़ की रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं उनको अच्छे से मतलब यूज़ किया था। तो वही GS 1 का थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है। GS 1 में हिस्ट्री है तो उसमें कोई आपको कमीशन कमेटी वगैरह की ज़रूरत होती नहीं, जो है स्टैटिक है। बाकी GS 3 का जैसे पेपर है तो उसमें आपको डेटा, फैक्ट्स, कमीशन अगर नहीं लगेंगे तो मार्क्स आने का कोई चांस है नहीं उसमें। तो ये वेरी करता है टॉपिक टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कि आप किस पर्टिकुलर GS को एड्रेस कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी मेरी मेंस की प्रिपरेशन रही थी नवंबर तक, उसके बाद में दिसंबर तक रही थी, उसके बाद मैंने प्रीलिम्स पे स्विच किया था। फिर मैंने आंसर राइटिंग शुरू की थी आफ्टर माई प्रीलिम्स, तो जो कि ठीक नहीं है, आपको आंसर राइटिंग पहले शुरू कर देनी चाहिए। तो फिर ओवर द इयर्स आपने क्या अपनी कौन कौन सी मेन स्पेशली में मेन राइटिंग में क्या क्या अपनी गलतियाँ एनालाइज करी, क्योंकि तीनों अटेम्प्ट में आपने तीनों बार कुछ ना कुछ तो अपनी गलतियाँ ज़रूर एनालाइज की होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास डेटा, फैक्ट्स, कमीशन, कमिटीज़ और ये फैक्चुअल डेटा था नहीं था। तो जो भी था वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें थी और थोड़ा बहुत इधर उधर मैगजीन से, करंट अफेयर मैगजीन, इन सब से लेके डेटा कर लिया तो वो थोड़ा लैक कर रहा था। प्लस फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा पेपर कभी पूरा नहीं हुआ, छूटता था, मेरे 3-3 क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन छूटते थे हर पेपर में, उसके बाद भी नंबर आ गया, आई एम थैंकफुल। इस वाले अटैम्प्ट में क्योंकि मैं इंटरव्यू 3 बार दिया हूँ, उसका एक अलग बेनिफिट हो जाता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आप काफ़ी थोड़ा डीप में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आपका इकोनॉमी का डेटा हो गया, आपका GDP और ये सब चीज़ आप बहुत मतलब उसको एकदम उन्हें फिंगर टिप्स कर लेते हैं। तो वो मेरा मेंस में काफ़ी हेल्प किया। और मैं बताता हूँ कि मेंस के लिए ना आपका प्री और मेंस दोनों ओवरलैपिंग है, तो मैं मेंस का कंटेंट प्री में यूज़ करता था और प्री का जो कंटेंट होता है लाइक फैक्चुअल डेटा, लोग बोलते हैं कि मतलब प्री की चीज़ सिर्फ प्री में काम आती है, तो प्री में काफ़ी फैक्ट्स आपको रखने पड़ते हैं। आई मीन हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में जैसे आपने 3 बार इंटरव्यू दिया, ऑफ कोर्स आप ये बता पाओगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। पहली बात इंटरव्यू, दूसरा मतलब ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन लोग कई बार उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और सोचते हैं कि हो जाएगा। तो और उसका मॉक कितना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट है, और कितना मतलब किस तरीके की किस हद तक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये इसके बारे में बताइए और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट है मेरे से बेहतर कोई जान नहीं सकता, क्योंकि जब सेकंड टाइम मैं आउट हुआ हूँ इससे, इट वाज सोनली बिकॉज ऑफ इंटरव्यू। ओके, मेंस में मैंने मार्क्स अपने इंक्रीज कर लिए थे, लेकिन इंटरव्यू में मेरे 135 मार्क्स थे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग, इट इज़ लाइक यू आर गोइंग आउट ऑफ द लिस्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं कि वो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि इससे सिर्फ रैंक डिसाइड होती है, लिस्ट डिसाइड नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार मेरे 193 आए इसमें इंटरव्यू में, तो उसी की वजह से मुझे लगता है मेरी रैंक 19 आई है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन समवेयर अराउंड 100 और समथिंग। तो मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका वेटेज 1750 है, साथ ही साथ इंटरव्यू इज़ टोटली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन डिसाइडिंग रैंक कोर्स। तो इसकी तैयारी के लिए था कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऑलमोस्ट 5 मंथ तैयारी की थी, बिकॉज मेरा एकदम लास्ट में जगह था, अप्रैल 17 और 18 में था, तो 5 महीने मैंने अच्छे से तैयारी इसकी की थी। और तैयारी में बेसिकली इंटरव्यू में यही है कि एक तो आपको खुद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आप डेफ में फिल भी है, गार्डनिंग हो भी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि आप तो आपने फिल किया तो आपको आता भी है, करना नहीं आता है। जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे से पूछा था कि आपने इसमें गार्डनिंग लिखा हुआ है, करते हुए आपने झूठ मूठ का ऐसे लिख दिया है इसको, तो वो फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये झूठा है या गलत है, ऐसा ही है। तो एक तो ये, और बाकी तैयारी करने के लिए जब आप मेंस प्री इन सब से निकल जाते हो ना, तो इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी मुझे लगता है स्मूथ हो जाती है। आपको बस उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा तराशना पड़ता है कि अपने आंसर्स को थोड़ा और निखारना पड़ता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ वो थोड़ा इशू था, क्योंकि मैं MSc किया हुआ था, मैंने कहीं कभी ना प्लेसमेंट में बैठा हूँ ना किसी इंटरव्यू मैंने फेस किया था। तो फर्स्ट इंटरव्यू में जब मैंने मॉक मुझे बड़ी घबराहट हो रही हुई फर्स्ट मैं ऑलमोस्ट मैंने एक कोचिंग में जाके मॉक इंटरव्यू दिया, तो फर्स्ट इंटरव्यू था और वो मेरा काफ़ी गंदा ख़राब हुआ था।
और मुझे ऐसा लग रहा था कि बीच में से मैं उठ के ऐसे चला जाता हूँ, Mock छोड़ वाला? के इनको सॉरी बोल के कि मेरे मॉक बस वाला की कह रहे हो आप? मॉक इंटरव्यू। अच्छा। तो फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मेरे लिए मॉक इंटरव्यूज फिर इंपॉर्टेंट हो गए थे कि अगर मैं यहाँ पे फेस नहीं कर पा रहा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फेस द एंटायर बोर्ड व्हेन इट इज़ माय डे। तो उसके लिए फिर मैंने फिर धीरे धीरे अपने आप को पेसअप किया और सेकेंड मॉक दिया, थोड़ा बेटर हुआ, थर्ड हुआ, लास्ट वाला मॉक जब मैंने दिया तो इट वाज गुड। सेमिनार को एड्रेस किया वहाँ पे और डेली बेसिस ऑलमोस्ट। तो उससे आपको फ़ायदा ये हुआ, मेरे को पर्सनली फ़ायदा हुआ कि मेरा जो झिझक होती है वो निकल वो गई। निकल गए। और एक आपको जो मतलब बोलने का थोड़ा तरीका होता है कि वहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारे ऑफिसर्स ही हैं, तो आपकी थोड़ी झिझक खत्म हो जाती है और आप थोड़ा अपनी बात रख पाते हैं अच्छे से। और उनसे भी without बहुत सारी any चीज़ें hesitation। सीख पाते हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ सीख पाते हैं और अपने कलीग से स्पेशली बहुत सीखते हैं, जो कि मेरे से मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आए थे, उनसे आप बहुत सीखते हैं और उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड भी किया, कई लोगों ने गाइड किया। तो वो है। और मॉक की यूटिलिटी है अगर आप ठीक जगह पर मॉक दे रहे हैं। और मेरा इशू था कम्युनिकेशन वाला कि आप अपने आइडियाज़ को सामने वाले को रखें और एक हेजिटेशन थोड़ी सी हट जाए, तो उसमें मेरे लिए मॉक ने फ़ायदा किया। तो अगर जैसे आपने कहा कि आपका जो पहला वाला इंटरव्यू था वो थोड़ा सा उसमें कुछ मंथ लास्ट में था, तो आपको कुछ मंथ मिल गया जी। प्रिपेयर करने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो ये डिस्टेंस होता है, जैसे पहले इंटरव्यू आ गया एकदम से दूसरे तीसरे दिन या विद इन अ वीक, और एक होता है लास्ट में, तो कौन सा ज़्यादा फायदा होता है? मुझे लगता है कि जैसे लास्ट में होता है कि एक एंग्जाइटी वाली भी चीज़ भी बनी होती है, मतलब दोनों प्लस माइनस है ना। व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है अगर आपका दोनों पॉइंट है इसके, अगर स्टार्टिंग में हो गया तो वो है कि आपने जब मेन्स और प्री तैयार किया है तो आपके पास कंटेंट तो है, यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट इट टू द बोर्ड। तो वो आपको अगर स्टार्टिंग में होता तब भी इतना इशू कोई नहीं आता, आप आराम से कर लेते हैं। मेरे साथ वालों के तो 2 जनवरी 3 जनवरी में थे और उनका अच्छा इंटरव्यू हुआ काफ़ी। तो इट मैटर्स कि मतलब मेंस के बाद में ही अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी करना शुरू कर देंगे, मेंस के बाद पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, तो आप उसी के ड्यूरिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं तो वो काम हो जाता है। थोड़ा सा रहता है करंट अफेयर्स का, तो वो आप साथ के साथ पढ़ते भी रहते हैं, तो इतना मैटर नहीं करता कि पहले पढ़े लास्ट में पढ़े। तो मतलब क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में? जैसे कॉन्फिडेंस, नॉलेज ऑफ कोर्स आपके पास है ही, जो मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी आप मेंस करके और वहाँ तक पहुँचे हो तो नॉलेज का तो वहाँ पे टेस्ट हो ही नहीं रहा है। बट आपके हिसाब से क्या है? और डोंट बीट अराउंड द बुश और प्लीज़ डू नॉट लाई, क्योंकि वो कैच कर लेते हैं, इतने एक्सपीरियंस रहते हैं। और हल्का सा आप डीप में अगर बात करेंगे, थोड़ा सा नॉट शैलो बात ना करके हल्का सा डीप करेंगे तो उसका बेनिफिट रहता है आपको। अमेजिंग। तो आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट, या फिर कुछ ऐसा कि आप थोड़े से नर्वस हुए लेकिन आपने सिचुएशन हैंडल कर ली, कुछ हुआ था ऐसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में? हाँ जी, हुआ था। हाँ। तो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि क्वेश्चन तो बोल सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन था कि कैन देयर बी गवर्नेंस विदाउट पॉलिटिशियंस? ओके। तो आपका क्या कहना है? तो मैंने उसका गलत रिप्लाई कर दिया था स्टार्टिंग में। ओके। मैंने बोल दिया था यस इट इज़ पॉसिबल कि ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं सब कुछ। तो फिर मुझे तुरंत अपने आप को रिवर्ट बैक कर, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि प्रेजेंट अ मॉडल, कि आप किस तरीके से एक मॉडल बनाएंगे कि जिसमें देर आर नो पॉलिटिशियंस एंड देर आर ओनली ब्यूरोक्रेट्स एंड हाउ विल इट वर्क। तो फिर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग उन्हीं के सामने करने लग गया कि ऐसे ऐसे करेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो बेस बनाते हैं, स्टील प्लांट ऑफ इंडिया, ये है वो है। तो मुझे लगा कि लोगों की बातों को कौन रखेगा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत बोल दिया है। मैंने उनको वहीं पर रोक के बोला कि आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और पॉलिटिशियंस का यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का होना ज़रूरी है। तो ये मैंने वहाँ से बैक ट्रैक किया अपने स्टेटमेंट को, और इसका मुझे लगता है कि कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इससे ये शो हुआ होगा कि मतलब ये अपनी गलती है, एक्सेप्ट हाँ, मतलब करते दिस हैं। इज आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, मतलब ये आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ही हुआ कि arrogant आपने नहीं है। आपने सारी चीज रख के भी और फिर आपने खुद रियलाइज कर लिया, एंड दैट आई थिंक वो यही चीज ही देखते हैं किसी भी ऑफिसर में। रिजिडिटी तो मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिर वो चीज़ मेरी ठीक थी, क्योंकि 193 इज़ अ गुड स्कोर इन इंटरव्यू। तो वो भी चीज़ है कि आप अगर गलत बोल भी गए ना, तो आप उसको वापस करके सॉरी बोल के वापस करके ठीक बोल दीजिए, तो दे एक्सेप्ट इट एज गुड। तो यही एक इंसिडेंट था इस पर। तो आपकी इतनी लंबी जर्नी रही, और एक आप हर बार हर एग्जाम ऑलमोस्ट क्रैक ही कर रहे थे, अगर सेकेंड अटेम्प्ट के इंटरव्यू को अगर हम ना वो करें तो
कितना प्रेशर आपके ऊपर था इस बार के अटेम्प्ट में स्पेशली, और कितना ये था कि सेटबैक्स कितने थे कि अगर नहीं हुआ तो ये एंग्जाइटी लेवल, तो कितना अपने आप को आपने मोटिवेट कैसे रखा और प्रेशर कितना फील कर रहे थे उस बारे में, अपने मेंटल स्टेटस के बारे में प्लीज़ बताइए, व्हेन स्पेशली व्हेन यू वर इन दिस टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। इसमें क्या था कि मेरी जो स्टेजेस चली है वो सक्सेसिव चली है। प्री मेंस इंटरव्यू देन अगेन प्री मेंस इंटरव्यू, तो मुझे कहीं ब्रेक नहीं मिला था। और आप जब लगातार कंटिन्यूसली एक चर्निंग करते रहते हैं ब्रेन की कि अब ये है ये है, तो मेरा एकदम चलता रहता था कुछ ना कुछ स्टेज, तो वो बड़ा एग्जॉस्टिव हो जाता है। तो इस बार के मेंस में मुझे ऐसा लगा था कि इट इज़ द लास्ट मेंस, इसके बाद में मेंस मतलब अपीयर ही नहीं हुआ, और जो भी हो जाए नंबर आए चाहे ना आए, तो वो वाली फीलिंग थोड़ी सी आ रही थी। तो मेरी साइकिल ऐसी थी ना कि तीनों चीज़ें हर साल चल रही है। आइदर यू गेट आउट इन प्रीलिम्स, तो आप थोड़ा सा तैयार करते हैं मेंस के लिए, आपको टाइम मिलता है। तो मुझे एक महीने का टाइम मिलता था, इंटरव्यू के बाद 2 महीने का मिल गया, 1 महीने का मिल गया, तो उसकी वजह से काफ़ी एग्जॉस्टिव हो जाता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपको मतलब मज़ा भी आता है कि आपने पूरा मेहनत की है और आप लिख रहे हैं। तो ये वाली फीलिंग थी। और जब अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं इसमें, क्योंकि एक दिन की तो है नहीं, 1 महीने का एग्ज़ाम है, तो कभी कभी 1 साल 2 साल 3 साल भी लगते हैं, तो वो वाला था। बाकी ये मेरा, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद में नहीं था। पर्सनली मेरा ये ऐसा था। अच्छा, और यही रहता मतलब ऐसा होता क्योंकि, मतलब कि आप कर देते। मेरे को अभी यही लग रहा था कि मैं अभी रेलवे से आई वॉज हैप्पी कि मतलब ठीक है, अभी 1 साल तो वैसे भी रेलवे में आप दे नहीं सकते, तो मैं देख रहा था कि 1 साल में होता क्या है, उसके बाद में सोचूंगा। तो मैंने इस बार का फॉर्म फिल भी नहीं कर सकते ना मैंने किया था। तो अभी पता नहीं माइंड चेंज होता नहीं होता, लेकिन पर्सनली अभी मेरा यही स्टैंड है कि मैं नहीं दूंगा। जैसे कि आपने अभी बोला कि आप कंटिन्यूसली प्रिपेयर ही कर रहे थे और मेंटली आप इस चीज़ में घुसे हुए थे, सो आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए या थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी या कुछ भी आपने, जैसे आपने कहा आप गिटार बजाते हैं, तो ऐसा कुछ भी आप क्या करते थे माइंड डाइवर्ट करने के लिए? जब मैं घर पे रह के प्रिपेयर कर रहा था तब ये जो गार्डनिंग है ये सब मतलब मेरी एकदम स्ट्रेस बस्टर थी। साथ ही साथ जो गिटार में प्ले करता हूँ, तो अगर लग रहा है मेरे को कि नहीं पढ़ा जा रहा, तो जिस कुर्सी पे बैठा रहता था मैं, उसी कुर्सी पे ऐसे पीछे सर करके गिटार लेके वो कुर्सी बजाने लग जाता था। पुराने सॉन्ग जो भी मिल रहा है तो कुछ देर बजा के उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था। नहीं मिल रहा तो फिर सीधा बाहर निकल के अपना एक मेरी जो इसका जो सीजर होता है जो काटने वाला, उसको लेके कुछ ना कुछ यहाँ पे करने लग जाता था। तो वो मेरी एक हॉबी डेवलप हो गई थी, और ये अभी अब देख ही रहे, मतलब फर्जी तो है नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो किया है, बहुत सुंदर लगा। तो ये वाला स्ट्रेस बस्टर ही था। मैं बात ये है कि अभी ना इंटरनेट है और आपके पास में ना सारे रिसोर्सेज एट हैंड्स डिस्टेंस है, तो अब वो वाला टाइम नहीं है कि आपके पास में मतलब आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एड की आवश्यकता है। आई एम नॉट दैट वेल ऑफ। तो आपके पास इंटरनेट पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, टॉपर्स के स्पेशली नोट्स, अगर आप थोड़ा सा अपना बेस प्रिपेयर कर लें तो आई थिंक कोचिंग की भी ज़रूरत अगर नहीं पड़ेगी। मेरे कई साथ वालों ने कोचिंग ली ही नहीं किसी चीज़ की, लेकिन मेरा क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था मुझे लेनी पड़ती, मेरा कुछ क्लियर नहीं था ह्यूमैनिटीज़ वाले डायरेक्शन में। तो फाइनेंशियल एड थोड़ा सा इशू करता है, क्योंकि थोड़ा लंबी जर्नी रहती है तो घर से प्रेशर रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता। मतलब अगर आप सही से 1 साल 1.5 साल 2 साल दे दो, क्योंकि किसी भी जॉब के लिए देना ही पड़ता है उतना टाइम, तो मुझे लगता है कि अगर आप सही से दे दें तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और कभी कभी कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती है कि किसी की वजह से नहीं भी हो पाता है, तो उससे डिस्करेज इतना होते नहीं, क्योंकि मेरा पहली बार हुआ तो दूसरी बार में नहीं भी हुआ, फिर तीसरी बार में हुआ है, तो वो वाला अप्स एंड डाउन चलता रहता है। तो आपके हिसाब से जैसे हम एक छोटे से गांव या फिर करोल बाग जैसे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो दोनों में प्लस माइनस क्या है आपके हिसाब से? अभी अगर मेरे पास पैसा रहे कि मैं करोल बाग में जाके रह सकता हूँ या मैं गांव में रह सकता हूँ, आई हैव बोथ ऑप्शंस, तो फिलहाल मैं अपना गांव ही चूज़ करूँगा। आई विल नॉट गो टू करोल। इट इज़ माई पर्सनल रीज़न फिर भी? इसका रीज़न मेरा सिंपल है कि घर पे जो मेरे को थोड़ा सा वैसा माहौल चाहिए था कि मैं शांत रह के अपना कुछ हॉबी वगैरह भी परस्यू कर लूँ और अपना पढ़ भी सकूँ। तो पर्सनली मैं करोल बाग भी गया था, लेकिन वैसे मैं ड्यूरिंग कोविड वापस आ गया था, फिर मैंने यहीं से शुरू किया था अपनी तैयारी। कितने टाइम थे आप? मैं करोल बाग मुश्किल से 2-3 महीने के करीब रहा था,
सेकेंड वेव के ड्यूरिंग में वापस आ गया, फिर मैं गया नहीं। और जो मुझे लगता है तैयारी मैंने घर रह के कर ली, वो पता नहीं मतलब वहाँ होती नहीं होती, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, बट यहाँ पे कुछ बेटर तैयारी होती है मुझे। फैमिली वाले साथ में रहते हैं और थोड़ा सा आपको जो इमोशनल सपोर्ट वगैरह मिलता है वो मिल जाता है, और घर पे रह के फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत रहती है। और आपको जैसे फोमो नहीं होता जैसे हम घर में करते हैं, जो मोस्टली एस्पिरेंट्स को होता है कि फोमो की यार ये डिस्कशन, क्योंकि वहाँ पे तो सब लोग डिस्कस करते रहते हैं, अरे आज क्या टॉपिक किया, ये क्या, अरे वो रह गया। तो यहाँ पे फोमो कभी नहीं लगा कि नहीं मुझे भी डिस्कस करना चाहिए, वहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कहीं पीछे तो ना छूट जाऊँ, ऐसा कभी नहीं लगा? ऑपोजिट था। ओके। इसके कॉन्ट्ररी क्या था कि जब मैं करोल बाग गया तो आई वॉज फ्लेबरगेस्टेड की मतलब एक चल क्या रहा है यहाँ पे। ओके। हर किसी बच्चे के हाथ में 4 किताब लगी हुई है और दुकानों के आगे किताबें रखी हुई है, अच्छा। वो इतनी भीड़ है। तो फिर उसमें मुझे थोड़ा सा मतलब खुद पे डाउट होने लग गया कि जितने लोग सेलेक्ट होने वाले 900-1100 वो तो यहाँ एक कॉलोनी में खड़े हुए हैं सामने, तो बाकी कंट्री में क्या हो रहा है, तो इट वाज नॉट गुड फॉर मी। तो मैं शांति से अपने घर पे आ गया और यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी। तो फोमो नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ तैयारी की। तो अगर आपके पास तो 1-2 लोग हैं ना तैयारी करने वाले, तो वो आपकी काम चल जाता है, कोई फोमो नहीं होता। बाकी आप टॉपर्स अपने सारे नोट्स अपलोड करते हैं, तो आप उनको देख के, वो काफ़ी एफर्ट पुट करते हैं, उन्होंने सिलेक्शन लिया है रैंक 1, 2, 3, 4, 5 वाले, तो आप उनको उनके नोट्स फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं। तो आप स्मार्टली वर्क कर सकते हैं वहाँ पे। ये नहीं है कि आपको जीरो से शुरू करना है। जहाँ से आपको लग रहा है कि आपको रेडीमेड मीन्स की बने हुए किसी टॉपर के अच्छे नोट्स मिल रहे हैं जो आप नहीं बना सकते, उनको लीजिए, खुद से उनको और रिकैलिब्रेट करके आप बना सकते हैं। तो वाई शुड वी गो टू करोल बाग फॉर दिस, मेरा पर्सनल मानना है। बाकी एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस। मतलब कहने का मतलब है कि अगर चाहे हम छोटे से गांव से हो या फिर हम कहीं से भी अपने घर से भी कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि कहीं बाहर निकल के ही प्रिपेयर करो। आप छोटे से गांव या अपने जहाँ पे भी आपका घर है, आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। इन बेटर वे। ऑनलाइन में ऑनलाइन एजुकेशन में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, और यही आप आई थिंक कहना चाहते हैं। क्योंकि कई लोग तो आते ही इसीलिए कि उनका कुछ छूट ना जाए, बाहर निकलते हैं। छूटता कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ छूटता है, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम ओपन में है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, PYQ सिलेबस है, सब कुछ है। तो अब कुछ लोगों का होता है कि घर पे माहौल नहीं है, ये भी एक डिफरेंट रहता है। हाँ, कि कि माहौल नहीं मिलता, ये भी मेरे घर ये मैंने बहुत टॉपर से सुना है कि माहौल नहीं मिलता, इसीलिए हम गए थे। तो हमारे घर पे माहौल था, कुछ लोगों के घर पे, कुछ एस्पिरेंट्स के घर पे माहौल नहीं रहता है, और हो सकता है उनको वहाँ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, गाँव में लाइब्रेरियाँ नहीं होती हैं, तो वो उस पर्पज से चले जाते हैं। प्रॉपर घर में ही करते थे, नो लाइब्रेरी नथिंग। हाँ, मतलब गाँव में लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन हमारे घर पे माहौल ऐसा है कि मतलब आप एक रूम में रहेंगे तो कोई शो करने वाला था नहीं, मतलब इस तरीके से आप अकेले रह सकते हैं। तो गाँव में क्योंकि स्पेस भी थोड़ा सा रहता है, आप पढ़ने की इधर नहीं उधर बैठ के पढ़ लीजिए, तो वो वाला रहता है। शहर में थोड़ा हो सकता है ऐसा रहता है, लाइब्रेरी जो टॉप 3 गलतियाँ जो एस्पिरेंट करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। नंबर 1 मिस डायरेक्शन। ओके। कि मतलब कई सारे टॉपर्स को मिला के अपना हर टॉपर से मतलब एक मिस डायरेक्शन में चले जाना कि ये मेरे लिए काम कर देगा, किसी की स्ट्रेटजी को डायरेक्ट कॉपी कर लेना। सबकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। मैंने भी 2-3 टॉपर से देखा था, लेकिन फिर अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर ली थी। सेकेंड थिंग है कि मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर सिंगल सब्जेक्ट। कई सारे सब्जेक्ट्स, कई सारे मतलब सिंगल सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज को साथ में पढ़ना। यानी कि अगर कोई एक पॉलिटी की बुक है, एक लक्ष्मीकांत, तो उसके साथ में एक दूसरी बुक भी पढ़ लेनी, तीसरी भी पढ़ लेनी। तो हमें मास्टर तो करना नहीं है उसको, वी जस्ट हैव टू कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो उसके लिए एक तो ये चीज़। तीसरा कि मतलब एक मतलब मुझे नहीं पता, वो होता नहीं होता, कंसिस्टेंसी का एक थोड़ा सा इशू रहता है कि आपको जल्दी से मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाना और दूसरी चीज़ में पड़ जाना, वो एक हो सकता है। और टॉप 3 चीज़ें ऐसी, अगर कोई यूपीएससी करने का सोच रहा है, बिल्कुल फ्रेश ऑल न्यू स्टूडेंट, तो कौन सी ऐसी टॉप 3 चीज़ें हैं जो उनको आज ही शुरू कर देनी चाहिए करना? अगर मैं अभी, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अभी तैयारी शुरू करता एकदम फ्रेश से, तो सबसे पहले तो सिलेबस आप देख लीजिए। पहली चीज़ सिलेबस है, उसको आप सही से एक बार देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए कि मुझे पढ़ना क्या है। सेकंड थिंग होती है कि आप अपना एक मन बना लीजिए कि आपको एटलीस्ट
मतलब उस सिलेबस को फिनिश करने के लिए 7-8 घंटे और उससे ऊपर ही पढ़ना है, तो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होगी। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। तीसरी चीज़ है कि उस सिलेबस को मुझे ख़त्म कहाँ से करना है, तो उसके लिए मेरे को रिसोर्स चाहिए। तो वो रिसोर्सेज मुझे क्या पढ़ने हैं, उसकी आपके पास में एक मतलब एटलीस्ट लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। तो ये 3 चीज़ें हैं और 3 ही मेरे भी 3 ही गाइड थे कि पहला तो सिलेबस, दूसरा रिवीजन और तीसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूछा क्या जाता है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ आप अपने माइंड में रखिए। बाकी थोड़ा सा लक, थोड़ा सा गॉड का ग्रेस। सो सुदर्शन सर और मृणाल सर की आपने क्लासेस देखी होगी या कभी यूट्यूब वीडियोस देखी होगी, तो उनकी टीचिंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी जर्नी में? टू बी फ्रैंक, मतलब मृणाल सर का मैंने सुना है, Okay. काफ़ी सुना है। Okay. कुछ मेरे 1-2 फ्रेंड ने फॉलो किया है, बट क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर कोचिंग में इनरोल था मैं, तो मैंने उनका फॉलो नहीं किया। बट यस, आई हैव हर्ड ऑफ हिम, इज़ Okay. वेरी वेरी फेमस इन इकोनॉमी हाँ। सेक्शन। तो मुझे मतलब इतना मैं पढ़ नहीं पाया उनसे कभी, जो मैंने सुना है। मतलब आपने उनकी- वीडियोस देखी हैं मतलब उनकी? हाँ जी, हाँ जी। बट मैंने शायद उनकी एक बुक फॉलो की थी, मतलब उनकी जो PYQ की एक किताब आती है ओके। मृणाल सर की, जिसमें कैटेगोरिक मतलब वो सेक्शन वाइज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे PYQs, तो वो मैंने यूज़ की थी। तो मैं उसका मैं बता रहा हूँ, इट इज़ अ गुड बुक, तो उसने फ़ायदा किया था मेरे लिए। दैट्स अमेजिंग। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बाकी सभी एस्पिरेंट्स को, जिसमें आप उनको ये भी इस चीज़ पे भी बात कर सकते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हम छोटे गांव से हम नहीं कर पाते, या हमें तो वहीं का माहौल चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है वहाँ आने का, या बहुत सी चीज़ें चैलेंजेस ऐसे होते हैं, या फिर कि मेरे को ये रैंक तो मिल गया, मेरी मनचाही नहीं मिली, तो आप दोबारा अगर वो देना चाहते हैं लेकिन आउट ऑफ प्रेशर फैमिली का नहीं देते, तो इन सब के लिए कलेक्टिव क्या आप एडवाइस देना चाहते हो सबको, जो जिनको हेल्प मिले, आपकी जर्नी से इंस्पिरेशन मिले? ओके, सो आप लोग तो इसी मतलब विलेज में विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक प्रॉपर गांव है ये। और मैंने जो 5th क्लास तक मैंने बता दिया कि मैं इसी गांव में यहीं पे पढ़ा हूँ, उसी नीम के नीचे। और 6 से 12 तक भी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पे स्कूल है, वहाँ पे UP बोर्ड से मैं रहा हूँ। तो मेरा हिंदी मीडियम था 12th क्लास तक। उसके बाद में सडनली इंग्लिश मीडियम में आप शिफ्ट करते हैं। मैं DU में गया, हंसराज कॉलेज में, वहाँ पे मेरा फिजिक्स ऑनर शुरू हुआ, प्योर इंग्लिश था। तो इट इज़ लाइक अ क्वांटम जंप कि आपको हिंदी से एकदम इंग्लिश में स्विच करना है। और मैंने दिया भी इंग्लिश मीडियम से टोटल इंटरव्यू भी, और आपका ये मेंस मेंस सब कुछ। तो यार ये ना मतलब मैटर नहीं करता कि आप छोटी जगह से आओ बड़ी जगह से आओ, मैटर ये करता है कि आपके पास में भी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सबके पास है। तो एक्सक्यूज़ नहीं रहता कि मतलब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो कहीं से भी आप हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कैसी भी मतलब जगह से आओ आप, छोटी बड़ी शहर गांव, मैटर ये करता है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप पढ़ सकते हैं लगातार, तो आई थिंक हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, मेरे साथ में कुछ हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है, बट मेहनत उन्होंने मेरे से कम नहीं की किसी ने भी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप 100% दे दें और निकल जाए। ऐसा भी रहता है कि कभी कभी नहीं भी निकलता है, तो उससे मतलब परेशान ना हो, फालतू का टेंशन ना लें। कि अभी जो हमारी टॉपर मैम है, उनका भी 5th अटेम्प्ट में शक्ति मैम का निकला है, तो 5th अटेम्प्ट में निकला है उनका। तो वो भी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, बिल्कुल, मेरे से 100%। ज़्यादा मुझे लगता है अच्छे से गाइड कर सकती है, क्योंकि मेरा फर्स्ट में निकल गया, तो मुझे उस चीज़ का इतना पर्सनल टच नहीं है। मेरे साथ वालों का मुझे टच है, क्योंकि उनका नहीं निकलती है, तो वो मुझे लगता है बेहतर मेरे से ज़्यादा गाइड कर सकती है। तो अगर आप उनको, अगर जिनका नहीं निकल रहा है उनको सुन पाए, तो प्लीज़ उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बाकी इतना मेरे को मतलब उसका आइडिया नहीं है। आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन हैं, और जिस तरीके से आपने ये मैटर नहीं करता कि आप छोटे गांव से हो, आपको नहीं है, आप नीम की पेटी जैसे आप बता रहे हो, तो इट्स नॉट अबाउट आपको एक हाई क्लास स्कूल ही एजुकेशन दे सकता है, आप करोल बाग में या कहीं पे भी बाहर जाके और वहीं पे करो। आप ऑनलाइन कोचिंग में भी बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ पढ़ सकते हो, और ये आप, मुझको लगता है कि सभी लोगों के ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सो थैंक यू सो मच। ये रैंक लाने के लिए भी और एक इंस्पिरेशन बनने के लिए बहुत लोगों के लिए एक दरवाज़ा खोलती है, होप देती है सबको। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।